Good morning to all my dear students. In the last class we have completed case 1 vapor pressure of solution containing non volatile solute. तो हमने सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लिया है। केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने ले लिए थे। और अगर आपको याद है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताए थे 3 तरीके के हमें पढ़ने थे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ तो ये तो सबसे लास्ट में पढ़ना है। हम लोग राउल्ट्स लॉ को पहले देख रहे हैं और राउल्ट्स लॉ के अंदर हमने कल कंप्लीट कर लिया कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सॉलिड इन लिक्विड वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे इसके ऊपर, तो मुझे कुछ रिवाइज करने में इसमें बताना नहीं है आपको। रिवीजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। आप एक बार नोट्स से गो थ्रू हो जाइए, जो जो चीजें मैंने बताई थी उस तरीके से देख लीजिए। राउल्ट्स लॉ वगैरह समझा दिया था मैंने क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालने के लिए। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, 2 और एक ये 3। ये 3 फॉर्मूले मैंने बोले थे आपको याद रखने हैं, है ना। और उसी तीसरे से हमने ये फॉर्मूला भी बनाया था और ग्राफ देखा था हमने। और उसके बाद हमने इसके ऊपर कल कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो एक बार इन्हीं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को फिर से प्रैक्टिस कर लो आप, तो कोई कहीं पे दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कल मैंने न्यूमेरिकल्स अलग अलग कैटेगरी के ले लिए थे, ठीक है ना। जैसे ये प्रॉब्लम में हमसे मास आप क्या पूछ लिया था, सोल्यूट का मास कितना डाला जाए ताकि रिड्यूस हो जाए वेपर प्रेशर 20% से, इस तरीके का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ लिया था। हर कैटेगरी के एक एक सवाल मैंने दे दिए थे आपको। इस क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, ध्यान रखना है। वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन का मतलब कितना होता है, वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। तो चलो इतना हम लोगों ने कर लिया है। तो कल हमारा केस 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केस सेकंड चालू करते हैं। हमारे लिए केस फर्स्ट ये था, केस 1 क्या था हमारे लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉलिड वाला। तो आज हम लोग केस सेकंड इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। अब वोलेटाइल सोल्यूट वाले देखेंगे, मतलब नॉन वोलेटाइल में सॉलिड इन लिक्विड देखा था हमने। बेसिकली ये हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक क्या था हमारा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन था, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब वहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, वोलेटाइल सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो केस सेकंड ले लेता हूं मैं, है ना। हम लोग क्या डालेंगे, केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या हो सकता है अपने पास, केस सेकंड। तो सेकंड केस में हम लोग ले रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर कैसा हो, वोलेटाइल सोल्यूट हो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। सोल्यूट कैसा हो, वोलेटाइल। वोलेटाइल होने का मतलब कैसा रहेगा, लिक्विड। नॉन वोलेटाइल के लिए मैंने बताया था, सॉलिड को जनरली नॉन वोलेटाइल लेते हैं और लिक्विड्स को कैसा लेते हैं, वोलेटाइल लेते हैं। तो वोलेटाइल सोल्यूट। तो मतलब बेसिकली हम लोग बोलने के लिए इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके पहले वाला सॉलिड इन लिक्विड था, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जैसे मैंने उसमें समझाया था आपको, है ना, पार्ट वाइज तोड़ के। जैसे इसमें मैंने समझाया था कि 5 चीजें हमको ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, और उनके बारे में 5 चीजें, नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, उसका मोल्स क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है। उसी तरीके से इसमें भी मैं 5 चीजें बता रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग ले तो सॉल्यूशन में बेसिकली है क्या, सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट है। एक कौन सा होता है, सोल्यूट होता है, एंड सेकंड सोल्यूट को मैंने बताया था बी से रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, सॉल्वेंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो अब अगर बात की जाए सोल्यूट के बारे में, हमें 5 चीजें देखनी है। क्या क्या चीजें देखनी है, सबसे पहले हमें फिजिकल स्टेट के बारे में देखना है, इनका फिजिकल स्टेट कैसा है, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बाद हम लोग सेकंड पॉइंट उसमें देखे थे, क्या देखा था हमने, नेचर कैसा है उसका। नेचर के बाद हमने देखा था कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। वेपर प्रेशर के बाद हमने क्या देखा था, उनके मोल क्या हो गया। और मोल के बाद 5वीं चीज हमने क्या देखी थी, उनकी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है ना। ये 5 चीजें हमने उसमें भी देखे थे जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट था, उसमें भी हमने 5 चीजें देखी थी ना। यहाँ पे भी हम लोग कितनी चीजें देखने वाले हैं, 5 चीजें। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट की बात करते हैं पहले। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट तो हमेशा कैसा है, लिक्विड है, मैंने बता दिया था। सॉल्यूशन हमेशा कैसा लेना है हमको, सॉल्वेंट कैसा लेना है, लिक्विड, लिक्विड के अंदर। और चूंकि इसमें अब सोल्यूट कैसा डाल रहे हैं, क्या हम सॉलिड सोल्यूट डाल रहे हैं क्या, नहीं, ये हम लोगों का ऐसा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जिसके अंदर लिक्विड सोल्यूट की तरह काम करेगा। तो हमारा फिजिकल स्टेट सोल्यूट का क्या होगा, लिक्विड। पिछले वाले केस में क्या था, सॉलिड था, और इसमें लिक्विड में लिक्विड जा रहा है। नेचर की बात करो तो सॉल्वेंट तो हमेशा ही वोलाटाइल नेचर का होगा, ठीक है ना। और अगर सोल्यूट की बात करो तो फिजिकल स्टेट अगर लिक्विड है तो ये भी कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। पिछले वाले केस में नॉन वोलेटाइल था, है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाला था हमने। इस वाले में क्या डाल रहे हैं हम लोग, वोलेटाइल सोल्यूट को डाल रहे हैं। वेपर प्रेशर की बात करो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैंने बताया क्या रहेगा, पी नॉट ए। सॉल्वेंट का पी नॉट ए क्यू, ए का मतलब क्या है सॉल्वेंट का, और नॉट लगाने का मतलब प्योर फॉर्म में। और मैंने बताया था ये वैल्यू कांस्टेंट है जो कि हमेशा प्रॉब्लम में क्या होती है, गिवन। तो पी नॉट ए क्या रहेगा, गिवन। और सोल्यूट का अगर वेपर प्रेशर की बात करो तो क्या यहाँ पे सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सोल्यूट अब हमारे लिए क्या हो चुका है, लिक्विड हो चुका है, जो कि किस नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है। तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे लिए, पी नॉट बी। ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम में क्या होगा, गिवन। पिछले केस में याद करो तो इसके वेपर प्रेशर को हमने कितना लिया था, 0 लिया था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, तो नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड लिया था, तो उसमें वो नॉन वोलेटाइल नेचर का था, फिजिकल स्टेट सॉलिड था, और उसका वेपर प्रेशर हमने 0 लिया था। 0 क्यों, क्योंकि हमने बताया था सॉलिड्स आर एज्यूम्ड टू बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर, तो उनका वेपर प्रेशर 0 लेते थे। तो वहां पे केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल था, यहाँ पे सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, दोनों रहेंगे, ठीक है ना। और मोल की बात करो तो इसके मोल को क्या लिखोगे, एनबी लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और मोल्स कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरीके से इसका मोल्स निकालना है सॉल्वेंट का, तो एनए लिखोगे, कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कल आप देखे होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इनको हम लोग यूज कर रहे थे। और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब Na प्लस NB। और यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या लिखोगे बताओ, Na अपॉन Na प्लस NB लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों का अगर सम की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का सम मैंने बताया है हमेशा किसके बराबर आता है, XA प्लस XB का सम किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इन दोनों का सम किसके बराबर, 1 के। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो XA की जगह पे हम लोग 1 माइनस XB लिख सकते हैं, और कभी जरूरत पड़ेगी तो XB की जगह पे 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक हमें समझ में आना चाहिए। सोल्यूट में, सॉल्यूशन में दो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और ये हमारा केस कैसा है, वोलाटाइल सोल्यूट वाला है, ये नॉन वोलाटाइल नहीं है। और वोलाटाइल होने का मतलब लिक्विड इन लिक्विड है। और कल इसके पहले वाला जो केस था वो कैसा था, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन था। और इसके बाद मैंने आपको लिया था पूरा, है ना, कि किस तरीके से वेपर प्रेशर डेवलप होता है। हम लोगों ने डायग्राम के फॉर्म में समझाया था मैंने, कि हमने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इसमें लिया था, और सोल्यूट जो ऊपर से डाल लेते हो कैसा था, नॉन वोलेटाइल। लेकिन आज वाला जो हम लोग करेंगे उसमें कैसा सोल्यूट आएगा, वोलेटाइल। मतलब ऊपर जो मैं सॉल्वेंट तो अभी भी मैं ऐसा ही लूंगा, लेकिन अब इस बार जो सोल्यूट आएगा वो किस नेचर का होगा, वोलेटाइल। मतलब वो भी लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनने वाला है, जिसको पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाता हूँ कि कैसे सोल्यूट लिया, है ना। जैसे सोल्यूट को भी यहाँ पे अगर मैं छोटा सा बस एक बना के दिखाऊं, देखो सोल्यूट की बात करो तो सोल्यूट भी अब हमारे लिए कैसा आएगा, लिक्विड फॉर्म में। और सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट भी कैसा दिखाई देने वाला है, लिक्विड फॉर्म में। ये देखो, ये सोल्यूट की बात करो तो सोल्यूट कैसा लिया गया, ये समझ लो, सब सोल्यूट है तो प्योर लिक्विड बी ले लिया, सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया है ना। और यहाँ पे हमने मान लो प्योर लिक्विड ए ले लिया, ए क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्योर लिक्विड बी में, इसके ऊपर केवल किसके मॉलिक्यूल दिखाई देने वाले हैं, इसके सरफेस पे प्योर लिक्विड है तो केवल बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। सब मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, बी वाले। और यहाँ पे प्योर लिक्विड ए है तो यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सब के सब ए के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, है ना। और इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा उठा के, जैसे इसको लिया और इसको लिया, और इन दोनों को मिला दिया जाए किसी अलग कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका सॉल्यूशन बन जाएगा, और जिसको हम लोग A प्लस बी बोलेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन बन जाएगा।
तो ये बी था हमारे लिए सोल्यूट है, और ये क्या है, प्योर लिक्विड हमारे लिए क्या होगा, ए होगा। तो अब जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा, इसी पे कर लेता हूँ मैं, इसे समझा देता हूँ, फिर फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिराइव कर लेंगे। तो ये देखो प्योर लिक्विड बी है और यहाँ पे क्या है, प्योर लिक्विड ए है। तो क्या ये वोलाटाइल नेचर का है, तो हमारे लिए सोल्यूट किस नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है। तो क्या इसका कुछ वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका वेपर बनेगा। तो इसका सपोज करो इसका वेपर क्या बन गया, बी, ठीक है। और प्योर लिक्विड ए है तो इसका भी कुछ वेपर बनेगा, सपोज करो इसका वेपर क्या बन गया, ए, ठीक है ना। और जैसे ही बी बनेगा तो इसका वेपर इसके प्योर लिक्विड के साथ क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। और इस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट बी से, ठीक है ना, पी नॉट बी से इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होगा। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, पी नॉट ए से, ठीक है ना। प्योर लिक्विड ए का, ये ए का वेपर मॉलिक्यूल्स है, केवल एक नहीं होगा, मैंने दिखाने के लिए एक दिखाया है, होने को तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना वेपर फॉर्म में, मैंने केवल एक दिखाया है। ये प्योर लिक्विड बी के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बी के वेपर के साथ इक्विलिब्रियम जैसे स्टेब्लिश होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा इसके अंदर। चूंकि अब हमारे पास सोल्यूट भी किस नेचर का है, लिक्विड है, और वो वोलाटाइल नेचर का है। तो देखो ये डेवलप कर रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, वो भी वोलाटाइल नेचर का है, वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो उसको हमने पी नॉट ए से दिखाया और इसको हमने पी नॉट बी से दिखाया। अब जैसे इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन पे इस सरफेस के ऊपर किसके लेयर दिखाई देंगे, क्या ए का मॉलिक्यूल केवल आएगा कि बी का आएगा, कि दोनों के आएंगे। तो जैसे ही मिक्स करोगे तो यहाँ ए का भी मॉलिक्यूल आएगा, बी का भी आएगा, ए का भी आएगा, बी का भी आएगा, ए का भी आएगा, और बी के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल्स, जैसे ये देखो ये ए का मॉलिक्यूल मान लो, इसे बी का, ए का मॉलिक्यूल बी का, ए का मॉलिक्यूल और इसे बी का। खोल रहा हूं, चलिए। तो यहाँ पे जो सरफेस पे लेयर आएगा, किसका किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, ए के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे और बी के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि क्या ए और बी दोनों सेम तरीके की चीजें होंगी कि दोनों अलग अलग होंगी। जैसे इनमें से क्या पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू बराबर होगी, कि पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू अलग अलग होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। क्या दोनों सेम लिक्विड हो सकते हैं, क्या ये दोनों लिक्विड सेम हो सकते हैं, ए और बी लिक्विड सेम हो सकते हैं। अगर ए और बी दोनों लिक्विड सेम हो जाएंगे तो इससे कोई सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, है ना। तब वो क्या बन जाएगा, सिंपली जैसे पानी में पानी उठा के डाल दो, तो पानी में पानी मिलाओगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना वो। तो या रसना के अंदर रसना उठा के डाल दो तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसका मतलब एक इसके अंदर जो बी है उसका अलग नेचर रहेगा, वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल दोनों है, लेकिन इस बी का अलग वोलाटाइल नेचर होगा और ए का वोलाटाइल नेचर अलग होगा। क्या दोनों का वेपर प्रेशर पी नॉट बी और पी नॉट ए बराबर होंगे, नहीं। पी नॉट ए और पी नॉट बी कभी भी बराबर होने वाले नहीं है। जाहिर सी बात है या तो पी नॉट ए बड़ा होगा या तो पी नॉट बी बड़ा होगा, इन दोनों में से कोई एक बड़ा एक छोटा होगा। क्योंकि दोनों लिक्विड अगर सेम नेचर के हो जाएंगे तो उनसे मिलके कभी भी सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। तो इनमें से मान लो मैंने कह दिया, हम लोग एजम्पशंस के लिए मान लेते हैं ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। मानने के लिए मैं क्या मान लेता हूं, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। ए जो है सॉल्वेंट जो है हमारा, कोई किसी को भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। इससे क्या समझ रहे हैं, ए अगर बी से ज्यादा वोलाटाइल है, इसका मतलब जो पी नॉट ए की वैल्यू होगी, ये पी नॉट ए पी नॉट बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा वोलाटाइल है तो ज्यादा वोलाटाइल है मतलब ये ज्यादा वेपर प्रेशर डेवलप करेगा, और चूंकि बी कम वोलाटाइल है तो कम वेपर प्रेशर डेवलप करेगा। तो पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो जैसे दिखाने के लिए देखो, ए को मैं थोड़ा सा बड़ा एरो से दिखा रहा हूं, ए के ऊपर बड़ा एरो, और बी के ऊपर मैंने छोटे एरो दिखा रहा हूं, बी, क्योंकि वी का वोलाटाइल नेचर क्या है, कम, और ए क्या है, ए मोर वोलाटाइल है। तो ए ज्यादा वोलाटाइल है तो इसका मतलब वो ज्यादा वेपर। अब यहाँ पे जो वेपर बनने वाले हैं किसके किसके बनेंगे, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा, ठीक है ना। आपकी दिख रहा है ना, ये ए का भी वेपर बन रहा है और यहाँ पे बी का भी वेपर बन रहा है। और ये जैसे ही बनेगा इसमें भी एक अपना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा इनके अंदर, वेपर के अंदर, इनके अंदर क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे। यहाँ पे जो भी प्रेशर डेवलप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है ना। तो उसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना हमारा काम है। तो इसके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखें, पी नॉट ए लिखें या पी नॉट बी। मैं इसको नेक्स्ट डायग्राम में लेता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट फिगर अगले पेज पे फिर से मैं बना के इस चीज को लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। देखो, तो जैसा कि मैंने समझाया, ये हमारे लिए मान लो अभी मैं इधर सॉल्वेंट को ले लेता हूँ, तो ये मान लो प्योर ए है हमारे पास, तो इस पे केवल किसके मॉलिक्यूल आएंगे, ए के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ए। पिछले वाले फिगर में थोड़ा छोटा बन गया था, दिख नहीं रहा था, फिर से मैं बना देता हूँ। और सपोज करो यहाँ पे हमने प्योर बी ले लिया, प्योर बी मतलब ये हमारे लिए सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया, सोल्यूट। और प्योर बी पे ले लिया तो मान लो इस पे किसके मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, बी के। इसके सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे, बी के मॉलिक्यूल होंगे। और ए चूंकि दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं तो यहाँ पे ए का वेपर बनेगा और इसके साथ क्या स्टेब्लिश करेगा, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बी का वेपर बनेगा और इसका वेपर इसके लिक्विड फेज के साथ क्या स्टेब्लिश करेगा, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोगों ने पी नॉट ए कह दिया और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है उसको हमने पी नॉट बी कह दिया, ठीक है ना, पी नॉट ए और पी नॉट बी। और ये एजम्पशंस के लिए मैंने कहा कि इन दोनों को जब आप मिलाओगे, नए कंटेनर को ले लेते हैं, इस नए कंटेनर के अंदर जब ये उठाकर डाल दिया और बी भी उठा के डाल दिया तो क्या बनने वाला है, तब हमारे लिए क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन को हम लोगों ने, सॉल्यूशन किसका बनेगा, ए प्लस बी का। और सॉल्यूशन जब बनेगा तो इसके सरफेस पे ए का भी मॉलिक्यूल आएगा, बी का भी आएगा, ए का बी का, ए का बी का, ए का, ठीक है। तो देखो ये बड़े वाले मैंने ए के मॉलिक्यूल दिखा दिए और छोटे वाले मैंने बी के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए। तो सरफेस के ऊपर ए का भी मॉलिक्यूल्स आ गया और बी का भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, तभी तो मिक्सचर होगा ना, तभी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। आप अल्कोहल और वाटर, जैसे वाटर ले लो और अल्कोहल ले लो, मिक्स करोगे तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर अल्कोहल भी आएगा और वाटर भी आएगा, दोनों चीजें आएंगे ना। तो ये पी नॉट ए था, ये पी नॉट बी था, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए का है, ये प्योर वेपर प्रेशर बी का है। जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे किसके किसके, क्या ए वोलाटाइल नेचर का है, ए बी वोलाटाइल का है और बी भी। और मैंने अभी बोला क्या इन दोनों का नेचर सेम, मतलब ये दोनों सेम ही लिक्विड हो सकते हैं क्या, ए और बी दोनों सेम लिक्विड हो सकते हैं, नहीं। अगर सेम लिक्विड होंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हमें इनमें से कोई एक ज्यादा वोलेटाइल होगा, तो मानने के लिए मान लिया ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। ए जो है बी से क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। क्या मतलब है इसका, ए बी से ज्यादा वोलेटाइल है तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो बी से क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। तो ए का पी नॉट ए की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट बी से क्या होगी, बड़ी होगी। और जब ये मिलेंगे दोनों तो यहाँ पे ए का भी बनेगा वेपर और बी का भी बनेगा। तो देखो ए ज्यादा वोलेटाइल है तो इसको थोड़ा बड़े एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। और ए बी वाला जो है कम वेपराइज हो रहा है तो इसको थोड़ा छोटे एरो से दिखा देते हैं। तो बी की वेपराइज होने की टेंडेंसी कम है, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होगा और ए का क्या हो रहा है, ज्यादा। और यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर बना, इस वेपर और लिक्विड में क्या स्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, पिछले केस में अगर याद हो तो पिछले केस में क्या किया था हमने, पिछले केस में जो भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ था इन दोनों के बीच में, हमने उसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, पीए से, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो क्या यहाँ पे इसको हम लोग पीए बोल सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग इसे पीबी बोल सकते हैं, नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको न पीए से रिप्रेजेंट कर पाएंगे न पीबी से, तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी से। पिछले केस में केवल ए ही वोलाटाइल था, बी वोलाटाइल नहीं था, तो हम लोगों ने इसलिए किससे रिप्रेजेंट किया था, पीए से। चूंकि यहाँ पे ए भी वोलाटाइल है और बी भी वोलाटाइल है तो ना इसको पीए से रिप्रेजेंट करेंगे ना ही पीबी से। तो इसके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। और इस पी की वैल्यू के बारे में क्या होगा, ये पी की जो वैल्यू आएगी यही हमें कैलकुलेट करना है इसमें ना, कि पी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये जो वेपर बने ए और बी का, ये आपस में वेपर रिएक्ट नहीं करने चाहिए ना, ये ऐसा ना हो कि ये वेपर आपस में रिएक्ट करके कोई नया कंपोनेंट बना देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, वेपर ऑफ ए एंड बी कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये आपस में रिएक्ट कर जाए, कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ जो भी वेपर बनेंगे वो आपस में रिएक्ट करने वाले नहीं है। तो इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। अच्छा, इस पी की वैल्यू क्या होगी, इस पी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, पी नॉट बी। पी नॉट बी से क्या होगा, ये ज्यादा, और पी नॉट ए से हमेशा क्या होगा,
कम, है ना। जैसे सपोज करो मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, कैसे ये चीज मैं क्या कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ। मान लो आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड का दो पानी है, ठीक है ना, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक 50, और इनको मिला के एक नए कंटेनर के अंदर इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बता सकते हो कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर इसमें जो मिक्स होगा उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? तो इस फाइनल मिक्सचर के अंदर का टेम्परेचर 20 से तो बड़ा ही होगा, 20 से क्या होगा? बड़ा, और 50 से क्या होगा? कम। और एग्जैक्ट वो इन दोनों का मिड वैल्यू कितना होगा? 35। एग्जैक्ट 35 वो कब होगा? क्या ये 70 हो जाएगा क्या जुड़ के? ये टेम्परेचर 70 हो जाएगा क्या? 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को जोड़ोगे तो क्या ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है? नहीं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड ये कभी भी नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लेके और 10 कंटेनर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ोगे तो 100 होते ही हो तो बॉइल्ड हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दोगे तो आपका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ये ऐसा होने वाला नहीं है। तो इन तरीके की प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और मैंने वेपर प्रेशर को पढ़ाते समय ही बताया था, वेपर प्रेशर एक तरीके का कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की खास बात यह होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी डायरेक्ट जोड़े नहीं जाते। जैसे आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 50 जोड़ के 70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कर सकते, वैसे ही अगर इस वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का पूछना है तो डायरेक्ट आप P0 A प्लस P0 B यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस जो P निकालना है ये P आखिर होगा क्या? तो आप देखो जैसे यहाँ पे समझो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 को जोड़ोगे तो जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा या तो 20 से ज्यादा मिलेगा या तो 50 से कम होगा। और एग्जैक्ट 35 कब होगा? जब दोनों का मास क्या रहे? सेम। जैसे एक लीटर अगर ये है, 1 लीटर ये भी है ना, और दोनों सेम लिक्विड है, तब बीच की वैल्यू कितनी आएगी? 35, ठीक है ना। तो ये समझ पा रहे हो, मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी फाइनल टेम्परेचर और मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा? छोटा। उसी तरीके से जो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 B से तो क्या होगा? बड़ा। छोटी वाली वैल्यू से क्या होगा? बड़ा। जैसे समझाने के लिए मैं बोलूं, सपोज करो इसकी वैल्यू 300 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 500। ये 500 mm ऑफ Hg है और ये 300 mm ऑफ Hg है। तो जो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना, वो 300 से तो बड़ा आएगा और 500 से क्या आएगा? कम। तो ये जो फाइनल प्रेशर मिलेगा ना, वो P0 B से तो बड़ा रहेगा और P0 A से ये क्या रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू से छोटा। जैसे 20 और 50 को जोड़ोगे तो टेम्परेचर फाइनल क्या आएगा? 20 से ज्यादा और 50 से कम। वैसे ही बड़ी वैल्यू से फाइनल वेपर प्रेशर कम आएगा सॉल्यूशन का, और छोटी वैल्यू से क्या आएगा? ज्यादा। और यहां से अगर आप समझ पाए तो देखो P की वैल्यू जो होगी, इसका मतलब P की वैल्यू P0 B से लेके कहां तक रहेगी? P0 A के बीच में। तो देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करने का ये तरीका सबसे अच्छा है कि जो आंसर हमारा आना चाहिए वो छोटी वैल्यू से बड़ा आना चाहिए और बड़ी वैल्यू से क्या आना चाहिए? छोटा। इन दोनों के बीच में आएगा फाइनल आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, अगर ये 300 है और ये 500 है तो 300 से बड़ा वैल्यू आएगा फाइनल का और 500 से क्या आएगा? छोटा। ऐसा नहीं कि 300 और 500 मिलके सर 800 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जैसे मान लो ये बी का मॉलिक्यूल यहाँ हटाया, इस बी को भी हटा दिया, इस बी को हटा दिया, और इन बी की जगह पे क्या रख दिया? ए का मॉलिक्यूल डाल दिया, इस बी को हटा के बी ए डाल दिया, इस बी को भी हटा के ए डाल दिया। तो जो इसमें वेपर प्रेशर बनेगा वो केवल ए का हो जाएगा, मतलब वो इस तरीके का हो जाएगा, P0 A हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 A के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब सपोज करो ए को हटाया, यहां से भी ए हटाया, यहां से भी हटाया, यहां से भी, और उसकी जगह बी डाल दिया, यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी बी और यहां भी बी। तब वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? P0 B के बराबर। अब जब सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन में कम से कम एक तो ए का मॉलिक्यूल और कम से कम एक बी का मॉलिक्यूल होगा। तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो छोटी वाली वैल्यू से तो बड़ी आएगी और बड़ी वाली वैल्यू से क्या आएगी? छोटी। तो ये चीज ध्यान रखना, जो फाइनल वेपर प्रेशर आता है वो P0 B से बड़ा होता है और P0 A से छोटा होता है। आप ऐसा मत करिए कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू P0 A प्लस P0 B, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना आपको, कि P0 A और P0 B। तो आखिर ये निकालेंगे कैसे? इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को निकालोगे कैसे?
तो अभी देखो यहाँ पे ए का वेपर आया है और यहाँ पे बी का वेपर आया है। जो ए का वेपर आया होगा वो कितना वेपर प्रेशर डालेगा, पीए डालेगा। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, देखो जो ए की वजह से केवल वेपर डेवलप हो रहा था उसका नाम क्या था, पीए हो रहा था ना, ये पी नॉट ए था। और जब सोल्यूट डाल दिए थे तो इसका वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट किया था, पीए से। तो जो ए की वजह से वेपर आएगा उसको पीए लिख देते हैं, और जो बी भी इस समय प्रेशर डालेगा तो उसके वेपर प्रेशर को क्या लिख देंगे, पीबी रख देंगे। ये पीए हो गया, ये क्या हो गया, पीबी हो गया। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पी पूछता है तो ये पी किसके बराबर हो जाएगा, वेपर ही है ना, तो वेपर के ऊपर ये रिएक्ट तो कर नहीं रहे, तो डाल्टन्स लॉ को लगा दो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता था कि सम ऑफ द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द, नहीं, वेपर प्रेशर या किसी भी प्रेशर की बात करो, टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो कैपिटल पी बराबर क्या हम लोग पीए प्लस पीबी लिख सकते हैं। पीए का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पीबी का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो चूंकि दो तरीके के अलग अलग प्रेशर है इसीलिए इनको पार्शियल प्रेशर से बोल सकता हूं। और हमें ये डाल्टन्स लॉ हमने लगा दिया है ना, यहाँ पे वेपर्स के ऊपर कौन सा लॉ लगा दिया है हमने, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हमने लिख दिया। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी। अब हम लोग पीए का मतलब क्या है, पीए का मतलब हमारे लिए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, कि ए का कितना वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। और कल ही हमने पढ़ा था ये पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, कल पढ़ा था हमने। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन किसके बराबर आता था, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन जो पी ए हो रहा था इसको हमने कल निकाला था डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। तो पी ए किसके बराबर आया था, के इंटू एक्स ए, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो किसके बराबर हो जाता था, वो किसके बराबर आता था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और इसी तरीके से पीबी को क्या बोलोगे, पीबी को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पीबी का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो पीबी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो पीबी भी तो वोलेटाइल नेचर का ही है ना, तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा, ठीक है ना, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर पी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पीबी के। तो पी ए प्लस पीबी, तो पी ए की जगह पे कितना रख दिया जाएगा, पी ए की जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं, पी ए की जगह पे रख देंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पीबी की जगह पे। तो समझ में आया क्या क्या फॉर्मूला बन के निकला यहाँ से। तो फाइनली फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कभी पी पूछे तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा जो हमें याद रखना है दो लिक्विड्स के लिए। अब इसी से मैं समझा देता हूं। अगर देखो, अगर सपोज करो, कल वाला फॉर्मूला मैं यहीं से लिंक करा देता हूं। अगर सपोज करो व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स बी को जीरो कर दिया, एक्स बी जीरो कब होगा, एक्स बी को जीरो, या एक्स बी कह रहा हूं, एक्स बी जीरो करने का मतलब एक्स बी एब्सेंट हो जाएगा, एक्स बी जीरो करने का मतलब बी नहीं आएगा। पी नॉट बी को जीरो कह रहा हूं, किसको जीरो कर दिया मैंने, पी नॉट बी को जीरो। व्हेन पी नॉट बी बराबर जीरो, पी नॉट बी बराबर जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये नॉन वोलेटाइल हो गया। पी नॉट बराबर जीरो करने का मतलब ये क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल ना। तो अगर पी नॉट बी को जीरो कर दोगे, नॉन वोलेटाइल कर दोगे, तो क्या कल वाला केस आ जाएगा हमारे पास। देखो, अगर हमने इसको जीरो कर दिया, देखो हमारे पास क्या था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में जो सोल्यूट बी था उसके लिए हम नॉन वोलेटाइल माने थे, तो इसका प्रेशर क्या हो रहा था, मतलब पी नॉट बी की वैल्यू क्या ले रहे थे, जीरो। अगर पी नॉट बी को जीरो रख दोगे तो क्या यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट एक्स से आ जाएगा क्या। तो देखो जरा, पुराना वाला फॉर्मूला ही आ गया क्या निकल के, कल जो हम लोगों ने डिराइव किया था ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से, तो समझे क्या। तो दोनों अगर वोलेटाइल लिक्विड हो जाएंगे ना, तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर पी नॉट बी को मैंने जीरो रख दिया, पी नॉट बी को जीरो रखने का मतलब क्या हो गया, वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा। मतलब पी नॉट बी जीरो कब हो सकता है, जब ये क्या हो, सॉलिड फॉर्म हो पूरा का पूरा सोल्यूट हमारे लिए। तो जब पी नॉट बी अगर जीरो हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से ये टर्म जीरो करते ही किसके बराबर आ जाएगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो क्या एक कल वाला केस आ जाएगा। तो वही बात है, सेम वही है।
तो आप समझ गए क्या, बाइनरी सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। क्या किया हमने, तो फाइनली हमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। टोटल प्रेशर समझाने में भले ही मुझे टाइम लगा इतना, है ना, क्योंकि ये सब मुझे बताना था थोड़ा कैसे क्या होता है। फाइनली तो हमको ध्यान रखना है टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कल केवल एक ही लिक्विड था हमारे पास वोलाटाइल, तो हमारा P किसके बराबर आ रहा था, P नॉट एक्स ए के बराबर। अब यहाँ पे चूंकि ए भी वोलाटाइल है और बी भी वोलाटाइल है, तो जब दोनों वोलाटाइल हैं तो उसके लिए टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। बाइनरी सॉल्यूशन से ज्यादा कभी प्रॉब्लम हमसे नहीं पूछा है। अगर मान लो टर्नरी कर दे, मैं एक और डाल दूं, सी भी यहाँ पे डाल देता, सी कंटेनर, और उसको भी लाके इसमें मिक्स कर देता, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता, बता सकते हैं क्या। जैसे इसका P नॉट है, इसका P नॉट बी, और सी भी हमने अगर एक वोलाटाइल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ समझते हैं, जैसे अपने पास ए वोलाटाइल है तो P नॉट ए प्रेशर है, इसी तरीके से V वोलाटाइल है तो मान लो उसका P नॉट बी प्रेशर है, और एक C भी वोलाटाइल है उसका मान लो P नॉट सी प्रेशर है, और इन तीनों को अगर मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया तो इसके वेपर प्रेशर P को क्या लिखोगे बताओ, तो क्या लिखते हैं इसको, PA प्लस PB प्लस PC, तीनों से लिखते हैं ना अगर तीनों वोलाटाइल है तो। और फाइनल आंसर हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन के आता, P नॉट एक्स से, इसकी वजह से होता PA की जगह पे PB की जगह पे क्या हो जाता P नॉट बी एक्स बी, और C की जगह पे क्या हो जाता P नॉट सी एक्स सी। तो टर्नरी सॉल्यूशन कभी आज तक पूछा नहीं एग्जाम में, आपको बाइनरी ही पूछा है, तो बाइनरी का मैंने दे दिया आइडिया, P इज इक्वल टू क्या, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ये P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसका फाइनल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो क्या लगाना है, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। कल वाला ही फॉर्मूला है, एक्सटेंड हो गया है। कल क्या हो रहा था, P नॉट एक्स से हो रहा था केवल, तो बी वोलाटाइल नहीं था तो इसको जीरो कर रहे थे हम लोग, तो ये फॉर्मूला कल हो रहा था। आज क्या हो गया कि बी भी वोलाटाइल है तो P नॉट एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी हो गया। अगर तीन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी प्लस P नॉट सी एक्स सी। चार हो जाएंगे तो और आगे बढ़ा दो, समझे क्या। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अब इसी फॉर्मूले से मैं कल जैसे मैंने तीन फॉर्मूले बनाए थे ना, कल देखो ये P नॉट P ए इज इक्वल टू P नॉट एक्स से फॉर्मूला आया था, इससे हमने तीन फॉर्मूले बनाए थे एक्स ए की जगह पे डाल के। उसी तरीके से इस फॉर्मूले से भी मैं आज तीन फॉर्मूले बनाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो उससे भी तीन फॉर्मूले आज हम लोग बना रहे हैं। हमारा क्या आया, अगर हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, कैसा सॉल्यूशन, जिसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, और सोल्यूट को तो हम लोग V से दिखा रहे हैं। तो अगर ये हमसे पूछ ले तो हमें पता है वेपर प्रेशर का फॉर्मूला भी हमने निकाला, P इज इक्वल टू क्या आया निकल के हमारे लिए, P इज इक्वल टू क्या निकल के आया, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया अभी, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कल एक था तो केवल एक पार्ट आ रहा था, दोनों वोलेटाइल है तो दो आ जाएगा, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी क्या हो जाएगा एक्स बी। और यहाँ से देखो मैं तीन फॉर्मूले आज बना रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो क्या यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू चाहे तो हम लोग 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू निकालने के लिए पूछूं तो क्या इस P में हम लोग डाल सकते हैं P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला था ना। तो हम लोग यहाँ एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी हो जाएगा प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से अगर देखो तो एक्स बी और एक्स बी तो इसमें कॉमन है ना, तो क्या हम लोग यहाँ से फाइनली P इज इक्वल टू, ये वाला P इज इक्वल टू P नॉट ए, और यहाँ से देखो एक्स बी अगर कॉमन ले लूँ मैं तो क्या प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए एक्स बी लिख सकते हैं। देखो जरा समझ पाए क्या किया मैंने, एक्स बी कॉमन ले लिया ना, एक्स बी कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा P नॉट बी माइनस P नॉट ए, तो P नॉट बी माइनस P नॉट ए और एक्स बी कॉमन ले लिया, तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, समझे क्या। तो दिस इज सेकंड फॉर्मूला। जैसे कल तीन निकाले थे ना हमने, कल तीन फॉर्मूले बनाए थे मैंने, इसका ध्यान है क्या।
पी एज इक्वल टू पी नॉट एक्स है, तो पहला फॉर्मूला ये बना था, फिर एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स भी डाला था मैंने, दूसरा फॉर्मूला जिसको एल बी पी बोलते थे, और तीसरा इसी से बस डिवाइड कर दिया था तो आर एल बी पी बोल रहे थे। तो यहाँ भी 3 फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला, दूसरा हमसे कभी पी इज इक्वल टू, हम लोग चाहें तो इस फॉर्म में केवल एक्स बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक्स और एक्स बी दोनों के फॉर्म में था, और ये किसके फॉर्म में हो गया, एक्स बी। देखो फॉर्मूला हमको फाइनली यही ध्यान रखना है, और इसी से मैं बना रहा हूँ, कभी कभी इसकी भी जरूरत हम लोग अभी दिखाऊंगा एक आध क्वेश्चन में कैसे यूज करना है ना। तो ये फॉर्मूला यहीं से बन के आता है, फॉर्मूला तो एटलीस्ट हमारे कॉपी में लिखा होना चाहिए ना। और तीसरा एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कब, जब हम लोग एक्स बी की जगह पे क्या रख दे, एक्स बी की जगह पे भी तो 1 माइनस एक्स से रख सकते हो ना, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स से रखोगे तो तीसरा फॉर्मूला आएगा। तो कैसे देखो, पी नॉट ए एक्स से है प्लस पी नॉट बी एक्स भी था फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए को तो एक्स ही रहने देता हूँ क्योंकि अब मैं एक्स ए के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, और पी नॉट बी एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए तो लिख ही सकते हैं, इस एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। और यहाँ से फाइनली मैं बताऊँ तो P इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो पी नॉट बी को पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसमें और इसमें तो कॉमन है ना, तो पी नॉट बी को पहले लिख दिया, और प्लस पी नॉट ए एक्स से बाहर ले लिया, माइनस पी नॉट बी, और एक्स ए इनमें कॉमन था, एक्स ए को क्या ले लिया बाहर, तो ये हमारे लिए एक और फॉर्मूला बन गया। समझे क्या बात को। तो देखो यहाँ भी 3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, एक फॉर्मूला वो जिसके अंदर एक्स ए भी आ रहा है एक्स बी भी आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, एक्स ए और एक्स बी दोनों के फॉर्म में, इस फॉर्मूले में एक्स ए और एक्स बी दोनों आए हैं। ये फॉर्मूला केवल और केवल किसके फॉर्म में, एक्स बी के फॉर्म में, और ये फॉर्मूला केवल और केवल किसके फॉर्म में आ रहा है, एक्स ए। पी नॉट ए और पी नॉट बी मैंने बताया कांस्टेंट है, जो कि प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेंगे, गिवन। पर यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे जिनमें पी नॉट ए और पी नॉट बी को कैलकुलेट कराएगा। अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको बता दूं, एक्स ए बता दूं, एक्स बी बता दूं, है ना, और पी नॉट ए बता दूं तो पी नॉट बी निकाल सकते हैं, पी नॉट बी बता दूं तो पी नॉट ए भी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल इसके ऊपर, जिनमें पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं भी दिया हो तो हम लोग बाकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग उन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो समझे क्या है, 3 फॉर्मूले, तो तीनों फॉर्मूले में कुछ है नहीं, है ना, और ये फॉर्मूला इसी से बना है, इन दोनों फॉर्मूलों को कॉपी में होना चाहिए क्योंकि पता हो कि ये फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये भी ऐसे भी इसको लिखने का तरीका है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में मैं इनका ग्राफ ले लेता हूँ, उस समय मैं बता रहा हूँ इन दोनों फॉर्मूले को, ये इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है, कैसे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में ग्राफ लेता हूँ मैं, अगला पार्ट। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आया पी का, वो क्या फॉर्मूला आया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला आया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो मुझे पढ़ाने में ये बहुत टाइम लग रहा है, पर ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है ना, समझाना मुझे पड़ा है काफी चीजें कि कैसे वेपर प्रेशर पी को डायरेक्टली आप पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी ना लिखें, उसमें टाइम लग गया, नहीं तो टॉपिक बहुत छोटा सा है, बस आपको फाइनली ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसी फॉर्मूले को अगर कोई मान लो हमसे बोला कि इस फॉर्मूले को एक्स बी के फॉर्म में लिखे, किसके फॉर्म में लिखना है, एक्स बी के फॉर्म में, तो एक्स बी पीछे वाले टर्म में देखो कैसे लिखवा रहा हूँ, अभी मैंने पिछले वाले पेज पे डिराइव किया था, पिछले वाले पेज पे हमने अभी निकाला है ना, ये तीनों निकाला है ना, अब इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे लिखोगे। तो डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है, देखिए P इज इक्वल टू लिखना है ना, तो एक्स बी को लिख लो, एक्स बी पीछे ही था, एक्स बी को पहले पीछे उतार लो, ठीक है ना। अब बी लास्ट में आया ना, तो ये शुरू कहां से होगा, पी नॉट ए से, तो देखो इस तरीके से लिख लो, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए। पहले देखो ए आएगा, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो ये किसके फॉर्म में आ गया हमारा, एक्स बी के फॉर्म में आ गया। और एक्स ए के फॉर्म में अगर मैं पूछूं तो क्या आप एक्स ए के फॉर्म में लिख सकते हो, बताओ कैसे लिखोगे, एक्स ए के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स ए यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मतलब अब ये पी नॉट ए से नहीं शुरू होगा, ये किससे शुरू होगा, पी नॉट बी से। कैसे लिखूंगा मैं, देखो पी नॉट बी प्लस ब्रैकेट में क्या लिखूं, बी आ गया तो अब ए आएगा, ए के बाद फिर क्या आएगा, बी आएगा, और इधर एक्स ए रहेगा। तो जो हमने अभी डिराइव किया है, देखो
जो ये हमने डाल के वैल्यूज को निकाला है ना, उसको भी लिखने के लिए शॉर्टकट सीख ही लो, है ना। इवन निकालना तो आसानी है, एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स भी रख दो तो ये आ जाता है, और एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स से रख दो तो ये आ जाता है। पर वो ध्यान रहे तो भी अच्छी बात है। पी इज इक्वल टू कैसे लिखा हमने, एक्स बी के फॉर्म में लिखना है तो ए से शुरू होगा, ए बी ए बी, बी अब ए के फॉर्म में लिखना है एक्स ए के फॉर्म में तो बी ए, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एक उसमें ग्राफ जैसे हमने बनाया था ना पिछले वाले में, ग्राफ ध्यान है, पिछले वाले में मैंने बताया था 2 एक्सिस में ग्राफ बनता है, याद है ये बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का 2 एक्सिस लगता है, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाती है, 1 तक। तो इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए हमारे लिए जनरली क्या होता है, एक एक्सिस इस तरीके का y एक्सिस और x एक्सिस होता है, पर यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं। और कल मैंने समझाया था 2 एक्सिस लेने के पीछे क्या रीजन है। इस पे हम लोग वेपर प्रेशर को ले लेते हैं और नीचे हम लोग किसकी एक्सिस को लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन की एक्सिस ये लेते हैं और वेपर प्रेशर की। सपोज करो मान लो मुझे एक्स से प्लॉट करना है, एक्स से, तो एक्स की वैल्यू मान लो इधर से बढ़ती जा रही है और कहाँ तक बढ़ के जा रही है, यहाँ तक। तो एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी रहेगी, 0, और यहाँ पे पहुंचने पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो एक्स से मान लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एक्स में ग्राफ प्लॉट करना है। ये वेपर प्रेशर कौन सा है, सॉल्यूशन का, ठीक ना, मतलब पी। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे लिए क्या हो रहा था, पिछले वाले में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए हो रहा था, तो पी ए और मोल फ्रैक्शन में बनाया था हमने। और आज हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पी है, जिसमें दोनों वोलाटाइल है सॉरी। तो पी और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाना है एक्स में। कैसे ग्राफ बनेगा, देखो इसमें ग्राफ को कैसे सोचना है। इसको कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे, इसको कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। और एक्स ए को कहाँ पे लिया है मैंने, एक्स एक्सिस पे। एक्स ए कहाँ पे लिया है, एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे। अब मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन कौन चीजें हैं, क्या पी नॉट भी एक कांस्टेंट होगा कि नहीं। कहा था मैंने पी नॉट बी की वैल्यू बदलती रहती है कि फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। तो क्या एक कांस्टेंट है, और पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी एक कांस्टेंट ही आने वाला है, ठीक है। ये कांस्टेंट है और इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, देखो। और वेरिएबल क्या है, क्या ये प्रेशर बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा। एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, बार बार चेंज होगी, 0 से 1 के बीच में। तो ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, देखो y इज इक्वल टू, क्या इसको c बोल दूं, c प्लस ये इसको m बोल दूं, m x, समझे क्या। तो ये किस तरीके का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स टाइप का ग्राफ हो गया कि नहीं हो गया, समझे क्या। देखो y की जगह पे क्या आ गया, p आ जाएगा वेपर प्रेशर, और x की जगह पे क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन x से, और c की जगह पे क्या आ गया हमारे लिए, p नॉट b, c की जगह पे क्या आ गया, p नॉट b, और जो इसका स्लोप आया m की जगह पे क्या आ रहा है, p नॉट a माइनस p नॉट b, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स टाइप का इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स टाइप का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे खींचा जाता है, c प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी बोल दो, बात एक ही है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आता है सबको खींचने, कैसा होता है बताओ, y प्लस एम एक्स प्लस सी का। तो y इज इक्वल टू एम एक्स तो यहाँ से जाता है, और एम एक्स प्लस सी का अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा स्लोप क्या आएगा। अच्छा ये बताओ स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो मैंने बताया ही था अभी कि हमने क्या माना है, a को ज्यादा वोलेटाइल, तो p नॉट a की वैल्यू क्या है, p नॉट b से बड़ी है। तो अच्छा अगर b को ज्यादा वोलेटाइल माने होते ना, तो यहाँ पे क्या आने लगता, p नॉट b माइनस p आने लगता, और यहाँ पे p नॉट a माइनस p नॉट b आने लगता। तो हमने a को ज्यादा वोलेटाइल माना है ना, तो p नॉट a इज ग्रेटर देन क्या है, p नॉट b। तो ये स्लोप तो पॉजिटिव आना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे जाता है, एम एक्स का ऐसे जाता है, तो प्लस सी का थोड़ी सी हाइट से जाता है ना। और उसको कैसे निकालोगे कि वो कितना इंटरसेप्ट होगा, तो मैंने बताया सी इंटरसेप्ट जो यही होगा, पी नॉट बी होगा। कितना होगा इंटरसेप्ट, पी नॉट बी के बराबर होगा। ये सी हाइट कितनी होगी, पी नॉट बी। और इसको ऐसे भी निकाल लो ना, देखो एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी, तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो। तो एक्स ए को जैसे ही 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया तो p बराबर किसके आ जाएगा, पी नॉट बी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, पी नॉट बी। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता करना है कि कितना होगा, तो यहाँ पे एक्स ए की जगह पे कितना रख दो, 1 रख दो, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। तो 1 जैसे ही डालेंगे तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू 1। तो पी नॉट बी से पी नॉट बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी नॉट ए। और पी नॉट ए की वैल्यू तो पी नॉट बी से बड़ी है, तो पी नॉट ए कहीं पे यहाँ पे ऊपर दिखाई देने वाला है हमें,
ये देखो ये पी नॉट ए बी था, तो पी नॉट ए कहीं पे तो ऊपर दिखाई देगा ना। और मैंने बताया ये भी कि जो फाइनल वेपर प्रेशर आता है ना हमारे लिए पास, जो ये फाइनल वेपर प्रेशर, ये जो पी आएगा, इस पी की वैल्यू मैंने बताया था छोटी वैल्यू पी नॉट बी से बड़ी रहेगी और बड़ी वैल्यू पी नॉट ए से क्या रहेगी, छोटी। वो यहां से भी देख सकते हो, ये पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में आने वाला है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो इन दोनों पॉइंट को बस क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, p के लिए। तो p इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, तो ये पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी का ग्राफ हो गया। तो जाहिर सी बात है इस p की वैल्यू देखो हमेशा पी नॉट बी से तो बड़ी आनी है, इस पे कोई भी वैल्यू लोगे तो पी नॉट बी से क्या आएगी, बड़ी आनी है। जैसे मान लो 300 है और ये वैल्यू मान लो 500 है, तो ये लाइन यहां से ऐसे जाएगा अगर, तो यहाँ पे 300 और 500 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी ना कभी भी। 400 कब आएगा, बिल्कुल 400 कब आएगा, जब देखो मोल फ्रैक्शन बीच में पहुंच जाओगे, बिल्कुल एक्स की वैल्यू अगर 0.5 ले लो तो बिल्कुल बीच में पहुंचोगे, तो मिड पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी ना। तो 300 और 500 के क्या आएगा, बीच में। और x से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1/2 हो गई तो इसका मतलब वो वैल्यू बिल्कुल कहाँ पे आएगी, सेंटर पे आएगी, है ना। 300 अगर ये 500 ये है तो कितना हो जाएगा, सेंटर वैल्यू कितना होगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई 2। जैसे x की वैल्यू अगर 1/2 है तो एक्स बी की वैल्यू भी तो 1/2 हो जाएगी ना। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बाई 2। तो पी नॉट बी से बड़ी होती है और पी नॉट ए से हमेशा क्या होती है, छोटी। तो ये लाइन समझ गए। और कल वाला अगर ग्राफ को ध्यान दीजिए, कल के ग्राफ में केवल यहां से लाइन चल के यहां तक पहुंची थी, है ना। ये लाइन इसमें भी दिखा सकते हैं, क्यों, देखो कैसे। यहाँ पे अगर मान लो मुझे किसी ने कहा यहां से यहां तक लाइन जो मिलाया जाएगा ये किसका ग्राफ होगा, 0 से लेके यहां तक अगर लाइन मिला दिया तो ये किसका ग्राफ होगा, तो ये हमारे लिए ग्राफ होगा किसका, पी ए का। और पी ए की वैल्यू क्या थी, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगी। ये पी ए का ग्राफ होगा। कैसे, देखो एक्स ए की वैल्यू 0 रख दो, एक्स ए की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना वेपर प्रेशर आएगा, उसका 0 आएगा ए का। और एक्स ए की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए। और ये लाइन तो कल ही हमने खींचा था ना, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है ना। पी ए और पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ आ रहा था, सीधे यहाँ से मैच हो रहा था। तो देखो वही पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स की लाइन ये हो जाएगी, और पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स पी की लाइन ये होगी। ठीक है, और एक और इसमें लाइन खींची जा सकती है। एक और लाइन कैसे, देखो हमें पता है पी बी इज इक्वल टू क्या है। कल वाले में बी हमारे लिए वोलेटाइल नहीं हो रहा था, वो नॉन वोलेटाइल था। आज का बी वोलेटाइल है ना, तो पी बी इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। पी बी इक्वल टू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर मान लो मैंने इस पे एक्स बी की एक्सिस भी लेनी चाहिए, एक्स बी की एक्सिस इसके करस्पॉन्डिंग मैं बता रहा हूं। अगर एक्स बी का एक्सिस लेने चलोगे तो मुझे बताओ एक्स बी किधर से किधर जाएगा। अगर एक्स से 0 से 1 इधर जा रहा था तो एक्स बी जाहिर सी बात है इधर से इधर जाएगा, मतलब एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 0। और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आके 1। सही है कि नहीं। देखो x से अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ा है तो सोल्यूट का किधर बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि x से प्लस एक्स बी का सम तो हमेशा 1 आना है ना। तो यहाँ 1 + 0 1, यहाँ पे 1 + 0 1, और बीच में अगर लोगे तो 0.5 1। यहाँ अगर मान लो इसका वैल्यू 0.3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7, तभी तो 1 होगा ना। तो अगर x से इधर की तरफ बढ़ता है तो एक्स भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। और मान लो मुझे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी का ग्राफ खींचना है ना। ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है, इस पे वेपर प्रेशर किसी का आ सकता है, पूरे सॉल्यूशन का भी ले सकते हैं हम लोग, ए का भी ले सकते हैं हम लोग चाहे तो, बी का भी। तो देखो एक्स बी की वैल्यू अगर 0 डाल दी जाए, एक्स बी की वैल्यू 0, तो पी बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब 0 डालने पे कितनी वैल्यू, 0। और एक्स बी की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो पी बी बराबर किसके आ जाएगा, पी नॉट बी। तो यहाँ से ये पी नॉट बी यहाँ पे है। और ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, तो इसको स्ट्रेट लाइन से बस मिला दो। देखो ये इस तरीके से, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, पी बी की। और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसमें 3 लाइनें खींच सकते हैं। जो हमारे लिए मेन लाइन आई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे लिए ये वाली है। कौन सी, ये ऊपर वाली, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स से भी कि अगर लाइन हमसे पूछी जाए तो इस तरीके से लाइन इसकी खींची जाएगी। और पी ए की लाइन पूछ ले तो भी ऐसे खींच सकते हैं, और पी बी का पूछे तो इस तरीके से। तो आई होप दिस इज क्लियर किस तरीके से किया हमने। और ये पी की वैल्यू देख सकते हो, मैंने बताया था, पहले ही बताया था आपको कि ये जो पी की वैल्यू आएगी, देखो कहाँ गया,
ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जब मिक्स करेंगे हम लोग तो ये पी की वैल्यू छोटी वाली वैल्यू से तो हमेशा क्या आती है, ए ज्यादा वोलाटाइल माना है ना, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये पी की वैल्यू जो होगी पी नॉट बी से बड़ी और पी नॉट ए से क्या आनी है, छोटी आनी है ना। ऐसा नहीं पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी नहीं होगा, ये मत समझना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने समझाया अभी क्या मतलब है, डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। तो ये P हमारा यहां से आप देख भी सकते हो, इस P की जो वैल्यू आएगी इसी लाइन पे आनी है, तो ये लाइन हमेशा जाहिर सी बात है P नॉट B से तो बड़ी आनी है वैल्यू, और P नॉट A से क्या आना है, छोटा, तो हमेशा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, किस तरीके से ग्राफ बना है, क्या किया हमने। जो P की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा लेस वोलाटाइल कंपोनेंट से तो बड़ा आना है, और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट से क्या आना है, छोटा। इसको हमने लेस वोलाटाइल माना है अभी, लेस वोलेटाइल, और ये क्या हमारे लिए मोर वोलेटाइल, ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 300 है, इसकी वैल्यू 500 है, तो आंसर हमेशा 300 से और 500 के बीच में आएगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो आप ये कर सकते हैं ना। तो चलो आज मैं थियरी पार्ट इसका आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। थियरी पार्ट आज हमने कवर कर लिया है, कल मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं इसके ऊपर, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। आज पूरा मैंने थियरी पार्ट इसका कवर कर लिया है। चलो तो आज यहीं रोकता हूँ, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर। थैंक यू।